बिहार, जो लंबे समय से अपनी जाति आधारित राजनीति और आर्थिक चुनौतियों के लिए जाना जाता है, अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों के करीब आते ही एक चौराहे पर खड़ा है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों, सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों पर आधारित रही है। यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में कई बड़े बदलाव आए हैं और यह राज्य राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक रूप से बिहार में राजनीतिक सत्ता उच्च जातियों, पिछड़ी जातियों और हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला गठबंधन के बीच झूलती रही है, जिसमें शासन अक्सर पहचान आधारित लामबंदी से प्रभावित होता रहा है। 2025 के चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल, भाजपा के राष्ट्रीय प्रभुत्व और एक दूरजीय एनडीए के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की क्षमता पर एक जनमत संग्रह होने का वादा करते हैं। बता दें कि बिहार में मुख्य राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह दल मुख्य रूप से कुर्मी, कोयरी और कुछ हद तक दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव द्वारा स्थापित यह दल यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और विकास के मुद्दों के साथ यह पार्टी उच्च जातियों, गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदायों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कांग्रेस कभी बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली यह पार्टी अब अपेक्षाकृत कमजोर है। वामपंथी दल, इनकी उपस्थिति ग्रामीण इलाकों और मजदूर वर्ग में देखी जाती है। बिहार की राजनीतिक इतिहास जाति आधारित सत्ता संघर्ष और बदलते गठबंधनों का एक ताना बाना है। स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व से लेकर 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव जैसे समाजवादी नेताओं के उदय तक राज्य ने नाटकीय परिवर्तन देखे। 2005 से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ सत्ता संभाली, लालू के जंगल राज के खिलाफ सुशासन का नारा दिया। 2015 में जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ा, महागठबंधन बना। लेकिन 2017 में नीतीश फिर से एनडीए में लौट आए। 2015 के विधानसभा चुनावों ने राजद, जदयू, कांग्रेस महागठबंधन के खिलाफ एक उच्च बिंदु चिन्हित किया, जिसने एनडीए के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना का लाभ उठाया। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी और 2020 के चुनावों में गठबंधन की मजबूती ने भाजपा के बढ़ते प्रभाव और नीतीश कुमार की राजनीतिक अनुकूलशीलता को रेखांकित किया। 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदलकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। 2025 तक एनडीए के पास बिहार विधानसभा में बहुमत है, जिसे नवंबर 2024 के उपचुनावों में उसकी जीत से बल मिला है। राजद 2020 में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद अपने वोट शेयर को शासन में बदलने के लिए संघर्ष कर रही है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक प्रतियोगिता के लिए मंच तैयार करती है। बता दें कि एनडीए, जिसमें भाजपा, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे छोटे सहयोगी शामिल हैं, 2025 में सत्ताधारी गठबंधन के रूप में प्रवेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थायी लोकप्रियता से मजबूत भाजपा की संगठनात्मक मशीनरी उसे विशेष रूप से उच्च जातियों और शहरी मतदाताओं के बीच बढ़त दिलाती है। नीतीश कुमार बार बार गठबंधन बदलने के लिए आलोचना का सामना करने के बावजूद अत्यंत पिछड़े वर्गों और महादलितों को आकर्षित करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं। हालांकि उनकी घटती विश्वसनीयता सत्ता में लगभग 2 दशकों के बाद मतदाता थकान से प्रमाणित होते हैं और एक चुनौती पेश करती है। बता दें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं। तेजस्वी का युवा होना और बेरोजगारी और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना बिहार के युवा मतदाताओं को पसंद आता है, जो यथास्थिति से निराश होते नजर आ रहे हैं। गठबंधन की ताकत इसके पारंपरिक यादव मुस्लिम आधार में निहित है, लेकिन इसकी सफलता इस गठबंधन का विस्तार करके अन्य पिछड़ी जातियों को शामिल करने और आंतरिक कलह का मुकाबला करने पर निर्भर करती है, खासकर कांग्रेस के सीमित वोट शेयर के साथ। बता दें कि 2022 में शुरू की गई प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का लक्ष्य विकास केंद्रित एजेंट के साथ पिछड़ी जातियों, दलितों और युवाओं को लक्षित करके बिहार की राजनीति को बाधित करना है। प्रशांत किशोर की जमीनी स्तर की पद यात्रा और जातिगत बयानबाजी पर शासन पर जोर ने ध्यान आकर्षित किया है।
हालांकि उनके पास सिद्ध चुनावी आधार की कमी उनके प्रभाव के बारे में सवाल उठाती है। यदि जन स्वराज पार्टी एनडीए या महागठबंधन से वोट छीन लेता है तो यह करीबी मुकाबले में संतुलन को बिगाड़ सकता है। बता दें कि 2025 में बिहार के मतदाता पारंपरिक जातिगत निष्ठाओं पर आर्थिक चिंताओं को प्राथमिकता देंगे। युवाओं में 45% से ज्यादा बेरोजगारी एक मुद्दा बनी हुई है। विपक्ष इसे नीतीश कुमार की विकास पुरुष छवि की विफलता के रूप में पेश कर रहा है। बुनियादी ढांचे के पतन, जिसका उदाहरण 2024 में कई पुलों का टूटना है, जिसने एनडीए में जनता के भरोसे को और कम कर दिया है। इस बीच राष्ट्रीय योजनाओं पर भाजपा का ध्यान और केंद्रीय बजट 2025 के बिहार विशिष्ट आवंटन जैसे मखाना बोर्ड और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में उसका समर्थन बढ़ सकता है। बता दें कि जाति एक शक्तिशाली ताकत बनी हुई है। एनडीए उच्च जातियों, ईबीसी और दलितों पर निर्भर है, जबकि आरजेडी यादव, मुसलमानों और चुनिंदा पिछड़े समूहों को निशाना बनाती है। 2025 की शुरुआत में मतदाता भावना एक ध्रुवीकृत मतदाता का सुझाव देती है, जिसमें तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की तुलना में संभावित सीएम के रूप में अधिक स्वीकृति मिल रही है। हालांकि एनडीए का गठबंधन एकजुटता उसे संरचनात्मक लाभ देता है। आइए आपको बिहार के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बताते हैं। जातीय राजनीति। हर चुनाव में जातीय समीकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विकास और बुनियादी ढांचा। सड़क, बिजली, शिक्षा और उद्योगों का विकास प्रमुख मुद्दे हैं। बेरोजगारी और प्रवास। बिहार में रोजगार की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं। अपराध और कानून व्यवस्था। लालू राज को जंगल राज कहा जाता था, जबकि नीतीश सरकार ने इसे सुधारने का दावा किया है। महिला सशक्तिकरण। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे 50% पंचायत आरक्षण और छात्राओं के लिए साइकिल योजना। एनडीए की रणनीति के बारे में बात करें तो एनडीए संभवतः निरंतरता, मोदी के करिश्मे और नीतीश कुमार के अनुभव पर जोर देगा, जबकि लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सत्ता विरोधी भावना को कम करेगा। आंतरिक तनाव, जैसे कि भाजपा की तुलना में जेडीयू की कम सीट हिस्सेदारी गठबंधन को तनाव में डाल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के रूप में पेश करने की भाजपा की इच्छा इसे कम कर सकती है। महागठबंधन की रणनीति के बारे में बात करें तो विपक्ष एनडीए विरोधी वोटों को एकजुट करने, शासन की विफलताओं को बढ़ाने और तेजस्वी को एक नए विकल्प के रूप में पेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसकी चुनौती कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी पर काबू पाने और छोटी पार्टियों द्वारा वोट विखंडन को रोकने में है। जन स्वराज रणनीति के बारे में बात करें तो जन स्वराज का उद्देश्य जाति की राजनीति को खारिज करके उसे व्यवस्थागत बदलाव का वादा करके एक जगह बनाना है। इसकी सफलता जमीनी स्तर पर लोगों की भावनाओं को वोटों में बदलने पर निर्भर करती है, जो मार्च 2025 तक आजमाया नहीं गया है। संभावित परिणाम के बारे में बात करें तो एनडीए की जीत हो सकती है। एक सुसंगत अभियान और बिखरा हुआ विपक्ष एनडीए को एक और कार्यकाल दिला सकता है, जिसमें भाजपा संभावित रूप से प्रमुख भागीदारी के रूप में उभर सकती है। महागठबंधन में उलटफेर हो सकता है। एक एकीकृत पिछड़ी जाति मुस्लिम ब्लॉक युवाओं के समर्थन के साथ मिलकर तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर पहुंचा सकता है, जो 2015 के नतीजों की याद दिलाता है। 2025 में बिहार में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जाति और विकास, निरंतरता और बदलाव के बीच राज्य के स्थायी तनाव को दर्शाती है। एनडीए की संस्थागत ताकत इसे पसंदीदा बनाती है, लेकिन महागठबंधन की सत्ता विरोधी भावना का फायदा उठाने की क्षमता और जन स्वराज की बाधा डालने की क्षमता परिणाम को अनिश्चित बनाती है। चुनाव से परे यह परिणाम यह संकेत देगा कि बिहार की राजनीति अपनी सामंती अतीत से आगे निकल पाएगी या नहीं। इसलिए यह मुकाबला सिर्फ सत्ता के बारे में नहीं, बल्कि भारत के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से अस्थिर राज्यों में से एक के भविष्य के बारे में है।